व्हाट आर स्टेम सेल्स क्या हैं। एक सवाल ये आता है कि क्या स्टेम सेल थेरेपी सेफ है, और कोई 5,500 पेशेंट थे, उसमें उन्होंने साइड इफ़ेक्ट्स को देखा था और उन्हें कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट उसमें नहीं मिला था। स्टेम सेल थेरेपी से कौन सी डिजीज़ ट्रीट की जा सकती हैं? ऑटिज़म, सेरेब्रल पाल्सी, इनके लिए स्टेम सेल थेरेपी के ऊपर बहुत रिसर्च हो चुकी है और बहुत अच्छा डाटा है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस है जिसमें कि घुटनों का जो जोड़ ख़राब हुए हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए स्टेम सेल थेरेपी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में स्टेम सेल थेरेपी इस्तेमाल की जाती है। फिर डायबिटीज़ में स्टेम सेल थेरेपी के ट्रायल्स किए जा रहे हैं बहुत सारी जगहों पे, और उसमें भी रिज़ल्ट्स अच्छे देखने को मिले हैं। इस स्टेम सेल थेरेपी में कितना टाइम लगता है, क्या होता है और कब तक हम रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करें? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हमाद अनवरतिमज़ी है। मैं इफ़्तितार मेडिकल कॉम्प्लेक्स में इंटीग्रेटिव रीजनरेटिव मेडिसिन कंसल्टेंट हूँ। आज हम कुछ सवाल हैं जो बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं और उनके जवाब देंगे। पहला सवाल जो बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि व्हाट आर स्टेम सेल्स? स्टेम सेल्स क्या हैं? स्टेम सेल्स वो मास्टर सेल्स हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, और ये कोई नई चीज़ नहीं है जब से इंसान इस दुनिया पे है, बल्कि ये कहना चाहिए जब से ज़िंदगी इस दुनिया पे है तब से स्टेम सेल्स उसके साथ ही मौजूद हैं। स्टेम सेल्स ये वो सेल्स हैं जिनसे हमारी सारी बॉडी बनी है, इनको मास्टर सेल्स कहते हैं। इनकी कुछ खसूसियात हैं। एक तो ये जिसको हम सेल्फ रिन्यूअल, यानी कि ये डिवाइड होकर दोबारा स्टेम सेल्स बनाते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं मुख्तलिफ ऑर्गन्स में, आँखों के मुख्तलिफ हिस्सों को, कानों को, दिमाग के हिस्सों को, दिल के हिस्सों को न्यूरॉन्स बना देते हैं। दिमाग के हिस्से में हार्ट में कार्डियो मायोसाइट्स बना देते हैं। तो ये वो स्टेम सेल्स हैं, और यही वो सेल्स हैं जब हमें इंजरी होती है या हमारी कोई सर्जरी होती है जो रिपेयर में इस्तेमाल, यही वो सेल्स हैं जो उस प्रोसेस को रिपेयर करते हैं। फिर एक बहुत कॉमन सवाल ये आता है कि स्टेम सेल थेरेपी क्या है? स्टेम सेल थेरेपी कोई नई चीज़ नहीं है। हम कई दहाइयों से स्टेम सेल थेरेपी यूज़ हो रही है। स्टेम सेल इन्हीं स्टेम सेल्स को सेपरेट करके दोबारा बॉडी में उन हिस्सों को जहाँ पे डैमेज हुआ हो, चाहे वो डिज़ीज़ से हो, इंजरी से हो, या उम्र के साथ साथ जिसको हम डीजेनरेटिव डिजीज़ कहते हैं वो हुआ हो, वहाँ पे ये रिपेयर कर देते हैं उस हिस्से को जहाँ पे डैमेज हुआ होता है। इसको हम स्टेम सेल थेरेपी कहते हैं। इस प्रोसेस में स्टेम सेल दो तरह के स्टेम सेल होते हैं, या स्टेम सेल आपके अपने होंगे या स्टेम सेल बाहर से लिए जाते हैं। जो अपने स्टेम सेल हैं उनको ऑटोलोगस कहा जाता है। वो जनरली आपकी चर्बी से लिए जा सकते हैं, खून से लिए जा सकते हैं, या आपके हड्डियों के गुर्दे यानी बोन मैरो से लिए जाते हैं। उसके बाद इनको प्रोसेस किया जाता है, जो कि स्टेम सेल लैब है, जो उसमें जो अप्रूव लैब्स हों वो एक स्पेशल प्रोटोकॉल के तहत उसमें से स्टेम सेल सेपरेट करती हैं। उसके बाद उन स्टेम सेल की क्वालिटी चेक की जाती है, दैन उनको प्रिपेयर करके दोबारा लगा दिया जाता है। और उसके लगाने के मुख्तलिफ तरीके हैं, और जो सबसे सेफ़ है वो इंट्रावीनस है। वो लगा दिया जाता है, फिर उससे जो बॉडी में रिपेयर्ड डैमेज टिश्यू है उनको वो रिपेयर किए हो जाते हैं। फिर ये दूसरी तरह के जो स्टेम सेल हैं वो एलोजेनिक होते हैं, जो कि किसी और से ले जाते हैं, जिसकी सबसे कॉमन फॉर्म जो बहुत ज़्यादा बहुत दहाइयों से यूज़ हो रही है वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जिसका बहुत सारे लोगों ने सुना हुआ भी होगा। उसके अलावा एक और स्टेम सेल हैं जिनको अम्बिलिकल कॉर्ड, जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी आंवल से जो स्टेम सेल लिए जाते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड से, वो स्टेम सेल भी लैब में अलहदा करके ग्रो किए जाते हैं, उनका कल्चर किया जाता है, वो फिर इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको अम्बिलिकल कॉर्ड स्टेम सेल्स कहते हैं। इसके अलावा एक तीसरी टाइप के सेल हैं जिनको इंड्यूस प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, जो लैब ग्रोन होते हैं, लेकिन उन पे अभी रिसर्च चल रही है, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आते। फिर एक सवाल ये आता है कि क्या स्टेम सेल थेरेपी सेफ़ है? स्टेम सेल थेरेपी के बारे में जैसे कोई भी ट्रीटमेंट है उसकी सेफ्टी इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि कौन कर रहा है, किसको लग रही है और किन प्रोटोकॉल्स के तहत लग रही है। इसी तरह स्टेम सेल थेरेपी के भी अगर प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाएं और हर चीज़ का एहतियात रखी जाए तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन और मुख्तलिफ जो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस वो नहीं हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जो पेशेंट सिलेक्शन है वो ठीक की जाए, जिस पेशेंट को नीड है उसी को किया जाए,
और जो स्टेम सेल लैब है वो अप्रूव्ड हो और जो लोग कर रहे हैं वो टीम पूरी तरह क्वालिफाइड हो, और वो अगर करते हैं तो इस स्टेम सेल के कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट रिपोर्टेड नहीं है। मैं जनरली इस मौके पे दो स्टडीज़ हैं, एक 2012 की, एक 2022 की। एक सिस्टमेटिक रिव्यू है जिसमें सारी दुनिया में होने वाले ट्रायल्स को इकट्ठा किया जाता है, फिर उनको उसकी रिज़ल्ट का जो रिसर्च होती है उसका रिज़ल्ट का निचोड़ निकाल के पेश किया जाता है, उसको कहते हैं सिस्टमेटिक रिव्यू। 2022 में जो सिस्टमेटिक रिव्यू पब्लिश हुआ था उसमें 55 ट्रायल थे और कोई 5,500 पेशेंट थे। उसमें उन्होंने साइड इफ़ेक्ट्स को देखा था और उन्हें कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट उसमें नहीं मिला था। अब आ जाते हैं कि स्टेम सेल थेरेपी से कौन सी डिजीज़ेज़ ट्रीट की जा सकती हैं। स्टेम सेल थेरेपी से बहुत सारी डिजीज़ें हैं, इस पर रिसर्च चल रही है और रोज़ बरोज़ नई नई चीज़ें, नई बीमारियां जिनका पहले इलाज नहीं था वो इलाज दरियाफ्त हो रहा है, उसके प्रोटोकॉल सेट हो रहे हैं और रिसर्च चल रही है। अब ऑटिज़म, सेरेब्रल पाल्सी, इनके लिए स्टेम सेल थेरेपी के ऊपर बहुत रिसर्च हो चुकी है और बहुत अच्छा डाटा है और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। फिर इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस है जिसमें कि घुटनों का जो जोड़ ख़राब हुए हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए स्टेम सेल थेरेपी के बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में स्टेम सेल थेरेपी इस्तेमाल की जाती है जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस है और इस तरह की और बीमारियां जो ऑटो इम्यून हैं उनमें भी स्टेम सेल। फिर डायबिटीज़ में स्टेम सेल थेरेपी के ट्रायल्स किए जा रहे हैं बहुत सारी जगहों पे और उसमें भी रिज़ल्ट्स अच्छे देखने को मिले हैं। स्टेम सेल थेरेपी से बहुत सारी चीज़ें और इसके अलावा भी बहुत सारी स्टेम सेल थेरेपीज़ FDA की अप्रूव्ड भी हैं। अब आते हैं कि इस स्टेम सेल थेरेपी में कितना टाइम लगता है, क्या होता है और कब तक हम रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करें। ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि जो स्टेम सेल थेरेपी है ये एक दिन का काम नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमने आज सर्जरी की और कल हम उसका रिज़ल्ट ले लें। जैसे कि मिसाल के तौर पे एक गॉल ब्लैडर या अपेंडिक्स की सर्जरी है, वो आज पेन कर रही थी, कल आपने सर्जरी करके उसको निकाल दिया तो आज आप पेन रिलीफ हो गए, 2-4 दिन में सर्जरी की पेन ठीक हुई और आप हफ्ते बाद दोबारा अपने काम पे वापस। स्टेम सेल इस तरह से काम नहीं करते। स्टेम सेल ने चूँकि रिपेयर करना है डैमेज टिश्यूज़ को, नए टिश्यूज़ बनाने हैं, रीजनरेट करने हैं, तो इनको जिस तरह रीजनरेशन में टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम। इसलिए ये एक स्लो लेकिन एक प्रोसेस है जिसमें रिज़ल्ट्स थोड़ा टाइम के साथ आते हैं। फिर एक सवाल और किया जाता है कि क्या स्टेम सेल थेरेपी से 100% बच्चों को इलाज हो जाता है। मिसाल के तौर पे सेरेब्रल पाल्सी और ऑटिज़म में क्या 100% बच्चे इससे इम्प्रूव हो जाते हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि कोई भी अभी तक साइंस ने अभी तक कोई ऐसी थेरेपी नहीं है जो किसी भी बीमारी का 100% इलाज कर सके। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जो पेशेंट सिलेक्शन है वो अगर ठीक से हो, क्योंकि सब सेरेब्रल पाल्सी, सारे ऑटिज़म एक जैसे नहीं हैं, हर एक की डिफरेंट कॉजेज़ हैं और उस कॉज के मुताबिक फर्स्ट डायग्नोसिस इज़ इम्पॉर्टेंट, देन ट्रीटमेंट डिपेंड्स कि आपने उसके लिए क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, फिर उसके बाद ही आपको रिज़ल्ट मिलते हैं। इस वक्त जो जनरली इंटरनेशनल डाटा है उसमें स्टेम सेल थेरेपी से मोर देन 70 to 80% बच्चों को रिस्पांस आता है। हमारे पास जो हमारे सेंटर का डाटा है फतेह मेडिकल कॉम्प्लेक्स का, उसमें हमारे पास जो सीवियर बच्चे हैं उसमें ऑलमोस्ट 90% रिज़ल्ट है और वो इम्प्रूवमेंट जो है मोर देन 90% थी और उनका ऑल कार स्कोर इम्प्रूव हुआ 12.5। जो मॉडरेट थे उनका 10 और जो माइल्ड में थे उनका 8 कार स्कोर इम्प्रूव हुआ। और कोई जो पहला डाटा हमने पब्लिश करना है अभी जो रेडी है पब्लिकेशन के लिए, उसमें कोई एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसको रिस्पांस नहीं आया। अगर हम बात करते हैं कि कोई इसके ऐसे इश्यूज़ को जो चीज़ें अनएक्सपेक्टेड साइड इफ़ेक्ट्स, जो इंटरनेशनल पब्लिकेशन है उसके मुताबिक 2-3 चीज़ें ट्रायल्स में नज़र आई हैं। वो ये है कि जिन बच्चों को पहले से एपिलेप्सी होती है उनमें से कुछ परसेंटेज बच्चों को एपिलेप्सी की सेवेरिटी इंक्रीज़ हो जाती है।
कुछ बच्चों में हाइपर एक्टिविटी बढ़ जाती है, जो कि 10 से 15% हमारे जो डाटा है उसके मुताबिक 10 से 15% बच्चों में ये इंक्रीज़ हुई है, और जो कि बड़े आराम से मेडिसिन के साथ मैनेज की जा सकती है, और फिर कुछ अरसे के बाद जब बच्चे का ब्रेन बाकी चीज़ें ग्रो करती हैं तो वो हाइपर एक्टिविटी भी मैनेज हो जाती है।